हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम चैप्टर 2 क्लास 9th कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो आपका टॉपिक है, ये आप जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। तो ये जो आपका टॉपिक है अभी 9th स्टैंडर्ड पे जो भी है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको 11th 12th 10th जहाँ भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपको ज़रूर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ही केयरफुली वॉच करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसका जो बेल आइकन है सामने, उसको ज़रूर हिट करें, ताकि जो हमारा नया वीडियो है उसका अपडेट आपको ज़रूर मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब पहले समझ लीजिए। देखिए, कोई भी सोल्यूशन है तो उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। अब यहाँ पे होता क्या है, जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्यूशन की, उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो देखा जाता है ओवरऑल सॉल्यूशन में, यानी कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट है सॉल्यूट पार्टिकल का। अब ये जो आपका अमाउंट है, ये सॉल्यूशन के अमाउंट के रिस्पेक्ट में क्या होता है, वेरिएट होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो ये जो आपका अमाउंट है पर सॉल्यूशन, यानी कि जो आपका सॉल्यूशन ओवरऑल सॉल्यूशन है, उसमें जो अमाउंट होता है सॉल्यूट का, उसे हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हमने डिफाइन किया है। द अमाउंट ऑफ, अमाउंट में आपका कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं? मास आ सकता है या फिर आपका वॉल्यूम आ सकता है। मेंशन कर दिया है, अमाउंट में मास हो सकता है या फिर वॉल्यूम हो सकता है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो आपका सॉल्यूशन का अमाउंट है, वो भी आपका मास हो सकता है या फिर वॉल्यूम हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है, हो सकता है कि आप सॉल्यूट का मास लें और वॉल्यूम सॉल्यूशन का ले लें, वो आपके लिए सही है। वो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मास लिया तो वहाँ भी आपको मास ही लेना है। ठीक है, तो ये जो आपका डेफिनीशन है, ये आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनीशन है। यहाँ पर देख सकते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए, जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है उसको तो अभी यहाँ पर 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। बट ऐसा भी होता है कि जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, उसके बेसिस पर आपके 4 टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस करने के बाद में उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे जो कंसंट्रेशन के टर्म्स होते हैं, टर्म्स का मतलब उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं, इनके 3 वेज हैं। फर्स्ट वे आपका है मास बाय मास परसेंट, ठीक है। सेकेंड आपका है मास बाय वॉल्यूम परसेंट, एंड थर्ड जो आपका है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो देखिए, यहाँ पे जो ये टर्म्स दिए हैं, इन्हीं से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इनके फॉर्मूलेस को लर्न करने में। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहला जो आपका टर्म है, पहला जो वे है, पहला जो टाइप है रिप्रेजेंटेशन का, मास बाय मास वॉल्यूम, मास बाय मास परसेंटेज। इसमें होता क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 डेटा की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से डेटा? एक आपका मास ऑफ सॉल्यूट, दूसरा आपका मास ऑफ सॉल्यूशन, 2 की जरूरत पड़ेगी। सेकेंड आपका जो कंसंट्रेशन है या वे ऑफ कंसंट्रेशन है या रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंसंट्रेशन है, वो आपका मास ऑफ वॉल्यूम परसेंट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें 2 डेटा इसमें भी आपको रिक्वायर्ड होंगे कैलकुलेशन के लिए। एक आपका होगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। थर्ड आपका है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या होता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 डेटा आपको रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरी होते हैं, जिनको यूज़ करके आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो 3 आपके फॉर्मूले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको लर्न रखिएगा। इन पे न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेंगे एग्जाम्स में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। जैसे आपका फर्स्ट टर्म था मास बाय मास परसेंट, यानी कि आपको मास से मास डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकालना है। यहाँ पर दोनों जो आपकी क्वांटिटीज़ हैं वो मास में दी होंगी, दोनों जो अमाउंट है वो आपके मास में ही गिवन होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल नंबर 1, अ सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 320 ग्राम ऑफ 320 ग्राम ऑफ
वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ गिवन सॉल्यूशन। यानी कि जो कंसंट्रेशन है वो आपको मास बाय मास कैलकुलेट करनी है। और वैसे भी अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन नहीं वो बोलता तब भी हम मास बाय मास ही कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपके डेटाज गिवन है, जो वैल्यूज़ गिवन है वो ग्राम में गिवन है, और ग्राम आपका क्या होता है? ग्राम एक मास का यूनिट होता है। यहाँ पर दोनों आपकी जो क्वांटिटी है वो मास में गिवन है, तो यहाँ केवल मास बाय मास ही परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं जो रिक्वायर्ड डेटा थे आपके दो, उनको पहले हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे पहला है मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था प्रीवियस वीडियो में कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की जो बात आती है, मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व किया जाता है। और सॉल्वेंट एक ऐसा कंपोनेंट है जो अपने अंदर किसी भी सब्सटेंस को क्या करता है? डिज़ोल्व कर लेता हो। जैसे वाटर है एंड साल्ट है, तो वाटर क्या है? वाटर एंड साल्ट का जब सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें वाटर जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है, और जो साल्ट है आपका NaCl नॉर्मल साल्ट, वो आपका क्या है? वो सॉल्यूट है। क्यों? क्योंकि जो साल्ट जो है वो वाटर में डिजोल्व होगा। वाटर क्या कर रहा है? सॉल्ट को अपने अंदर डिजोल्व कर रहा है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट में बहुत ही डीपली आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स में फंस सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो है वो क्या है? सॉल्वेंट है। यहाँ पे मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, जो कॉमन साल्ट है आपका वो क्या है? सॉल्यूट है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूट है। और वाटर यहाँ पे क्या होगा? वाटर आपका हो जाएगा सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर में इसको हम डिज़ोल्व कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें डिफरेंस बहुत ही डीपली आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका है मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखिए मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब कॉमन साल्ट का मास आपको लिखना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कॉमन साल्ट जो है आपका वो सॉल्यूट है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 40 ग्राम आपका गिवन है। नेक्स्ट आपका है 320 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि ये जो साल्ट था 40 ग्राम, ये 320 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व था। तो यहाँ पर जो मास ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर दोनों के मास आपको पता होने चाहिए। देखिए मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि जो सॉल्यूशन होता है उसमें जो भी आपका सॉल्यूशन है उसमें कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट होते हैं। तो दोनों में आपको ये दोनों ऐड करने पड़ेंगे, तभी आपको सॉल्यूशन का मास पता चलेगा। तो सॉल्यूशन का मास कितना आ जाएगा? देखिए सॉल्यूट का ये दिया है, ठीक है, सॉल्वेंट का कितना है? 320 ग्राम है। यहाँ पे ये हो जाएगा 40 प्लस 320 कितना आ जाएगा? 360 ग्राम। ये आपका आ गया सॉल्यूशन का मास। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है इसमें सीधे आपको वैल्यूज पुट करनी है, बहुत ही ईजी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा मास बाय मास, मास बाय मास, इसको चाहें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ क्या आ जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 40 ग्राम, नीचे हो जाएगा 360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100। कैंसिल कर दीजिए इसको यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे, और ये आपका हो जाएगा 400/36। तो 36 और 400 को जब कैंसिल करेंगे, 400/36, तो देखिए ये जो 4 है इससे कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 9, और ये आपका आ जाएगा 1। तो 100/9 आया है, ठीक है। चाहें तो इसको आप ऐसे ही रहने दें 100/9, या फिर इसको डेसिमल नंबर में चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए इसको जब 10 से करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए 9 9 जा 11 पॉइंट, ठीक है, 9 से 99, 1 आपका रिमाइंडर आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर आपका 1 टाइम्स जाएगा, फिर 10 आएगा, तो ये 1 1 इस तरह से आपका आता चला जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी? 11.11, और यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा?
परसेंट भी इसमें मेंशन कर देंगे। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आप अगर ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है, तो फिर आपसे गलती हो सकती है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न वाला पॉइंट है वो यही है, अगर इसको आप क्लियर कर लेते हैं तो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहने वाली है। तो ये न्यूमेरिकल था आपका सेकेंड न्यूमेरिकल है 4 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ 250 यहाँ पे ml होगा, ml ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये देखिए ये बहुत आसान है। ये आसान इसलिए क्योंकि इसमें डेटा सारा गिवन है, इसमें हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। जो डेटा गिवन है एज इट इज़ उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर फटाफट आ जाएगा। देखिए क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यहाँ क्या आएगा, देखिए मास ऑफ, चाहे तो पहले इन चीज़ों को मेंशन कर लें जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है। पहले आपका क्या रिक्वायर्ड है, सबसे पहला डेटा होना चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ कितना आएगा 4 ग्राम, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है 250 ml, ठीक है। ये ml में दिया है, कभी कभी क्या होता है इसको लीटर में चेंज करके निकालते हैं, ग्राम पर लीटर। तो अगर आपको लीटर में से चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको लीटर में अगर चेंज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 250 अपॉन 1000, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 या 1/4 लीटर भी चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, या 0.25 लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें, 1/4 लीटर ये आपका आ गया। अब देखिए हमें क्या करना है, सीधे इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंटेज क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास जो है सॉल्यूट का कितना है 4 ग्राम है, और ये कितना है 1/4 है इंटू 100। अब देखिए जो 1/4 है, ये जो 4 लिखा है इसको हम 4/1 लिख सकते हैं, और ये जो 1/4 है इसको ऊपर ले जाके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखिए बता दें आपको कि ये जो 1/4 लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इंटू 100, यानी कि आ जाएगा 1600। और अगर देखिए इसमें यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है कि आप ml को लीटर में ही चेंज करें, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा है उसने कि ग्राम पर लीटर निकालिए, ग्राम पर ml भी आप निकाल सकते हैं। अगर इसको 250 ml भी रहने देंगे तब भी आपका आंसर गलत नहीं आएगा। तो चाहें तो आप उसको वैसे भी कर सकते हैं, बस क्या है यहाँ पर यूनिट थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से इसको इरेज किए दे रहा हूँ, और ये जो आपका है 1/4 जो लीटर था इसको अगर हम उसमें ही निकालते हैं तो वो भी आपका ज़्यादा बेटर होगा। ये आपका 250 है, ठीक है, ये इससे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 10 है यहाँ पर हो जाएगा 2.5, ठीक है। ऊपर अगर हम 40 कर लें, ये अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर तो ये आपको मिलेगा 1 देखिए 40 है, 15 बचेगा, फिर आपका हो जाएगा 6। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसमें चाहें तो ml ग्राम पर ml में निकाल लें या फिर ग्राम पर लीटर में निकाल लें, दोनों ही आपके सही होंगे। बस यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि आपने जो ml है क्या उसको वॉल्यूम जो है वो ml में ही रखा है या फिर आपने लीटर में रखा है। तो ये आपका सेकेंड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल था, ये बहुत आसान था, इसमें सारा डेटा आपका गिवन था। थर्ड जो न्यूमेरिकल है जो इस प्रॉब्लम या इस फॉर्मूले पर बेस्ड है, यहाँ पर क्या है 10 ml ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजॉल्व इन 90 ml ऑफ वाटर, यानी कि जो 10 ml HCl है वो 90 ml वाटर में डिजॉल्व है, ठीक है। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ गिवन सोल्यूशन। आपको सोल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, दोनों ही वॉल्यूम ही दिए हैं, तो बहुत इजी है। बस आपको थोड़ा समस्या यहाँ पे हो सकती है कि जो सॉल्यूशन है उसका आपको वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो रिक्वायर्ड डेटा है उसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं न्यूमेरिकल से। दो डेटा आपको रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से? एक आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, दूसरा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो दोनों को निकालते हैं यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट मैं आपको बता दूं क्या है इसमें। सॉल्यूट का मतलब है यहाँ पर HCl से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही आपका सॉल्यूट हो सकता है, क्योंकि वाटर तो नहीं हो सकता है सॉल्यूट, ठीक है, क्योंकि वाटर सबको डिसॉल्व करता है अपने अंदर, तो वो सॉल्यूट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा इसमें एक और चीज़ हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको सबसे पहला जो न्यूमेरिकल किया है उसमें आपको डिस्कस किया है वाटर, H2O, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो वाटर ही लिख लें, क्योंकि मैंने यहाँ पे सीधा वाटर लिखा है। तो वाटर का जो अमाउंट है वो कितना है? 90 ml है। आपको रिक्वायर्ड क्या है अमाउंट? आपको रिक्वायर्ड है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम का एडिशन होता है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। चलो इसको मेंशन किए दे रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ क्या आएगा? 10 और यहाँ क्या आएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? 100 ml आ गया, ठीक है। अब देखिए जो फॉर्मूला है, आपको दोनों डेटा पता हो गए। पहला डेटा क्या है? पहला डेटा आपका था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, दूसरा डेटा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों आपको गिवन है, सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, यहाँ कितना है? 10 है, ये आपका 100 है, इंटू 100 है। दोनों 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 10% बाई वॉल्यूम। ये आपका आंसर हो गया यहाँ पर। ये आपका आंसर था और ये आपका यहाँ पर आंसर था। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। मैंने एक एक न्यूमेरिकल तीनों फॉर्मूलों पर बताए हैं और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो इसमें फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। और जो तरीका है मैंने आपको बताया था, जैसे क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं तो बहुत केयरफुली पढ़ें, उसको रीड करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें सॉल्यूट के बजाय सॉल्वेंट का ही मास दिया हो, आपको इसमें रिक्वायर्ड है सॉल्यूशन का, तो आप उसका अगर रख देंगे तो फिर जो आपका आंसर है वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी स्पेशल ध्यान रखनी है, बाकी आपसे फटाफट हो जाएगा, तो उसको फटाफट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। यानी कि जो अभी आपने कंसंट्रेशन के टर्म्स पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, मैंने डिस्कस किए हैं, उनके बेसिस पर आपके सॉल्यूशंस के टाइप क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं। पहला आपका है डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा आपका है कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, तीसरा आपका है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इनको देख लेते हैं। देखिए जो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हमने आपको डिस्कस किया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं, एक आपका सॉल्यूट होता है, दूसरा आपका सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो सॉल्यूट के कंपैरिजन, ठीक है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो सॉल्यूट के कंपैरिजन, यानी कि जैसे कोई आप सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका अमाउंट बहुत कम उसमें डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल लें, 10 ml हमने या 10 ml हमने ले लिया लेमन जूस और 90 ml हमने वाटर ले लिया, तो जो आपका लेमन सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और अगर आपने 90 ml लेमन जूस ले लिया और उसमें 10 ml आपने वाटर ऐड किया, तो वो आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें 90 ml आपने सॉल्यूट का लिया हुआ है। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्यूशन विच हैव, ठीक है, सॉल्यूशन विच हैव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट देन दैट ऑफ सॉल्यूट इज नोन एज डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है सॉल्यूट के कंपैरिजन। अब यहाँ पर एग्जांपल्स की अगर हम बात करें,
तो बहुत आसान है। देखिए एग्जाम्पल में क्या करते हैं, ये जो आपका डाइल्यूट सोल्यूशन है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, DIL लिखते हैं, केवल DIL डॉट, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो डाइल्यूट HCl बनाया गया है सोल्यूशन, उसमें क्या है, HCl जो है उसका अमाउंट कम है, किससे, वाटर से, क्योंकि जो भी आपके एसिड होते हैं डाइल्यूट हो या कंसनट्रेट हो वाटर में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो डाइल्यूट है इसका मतलब क्या है, इसमें HCl का अमाउंट कम है वाटर से, ठीक है। यहाँ पर दूसरा जो एग्जाम्पल है, डाइल्यूट H2SO4 यानी कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये सब आपके क्या हैं, ये आपके सब डाइल्यूट सोल्यूशन है, डाइल्यूट के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर देखिए इनका मतलब भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट H2SO4। तो यहाँ डाइल्यूट H2SO4 में इसका मतलब क्या है, जो सॉल्वेंट है आपका वो अमाउंट, जो आपका H2SO4 है वो क्या है, सॉल्यूट है। हमेशा जो सोल्यूशन होता है चाहे डाइल्यूट हो या कंसनट्रेट हो, उसमें जो सॉल्यूट जो होता है वही मेंशन किया जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो मेजर होता है। अब यहाँ पर HCl जैसे लिखा डाइल्यूट HCl, तो डाइल्यूट HCl का मतलब यह है कि इसमें HCl का अमाउंट कम है, किससे, सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट आपका वाटर है, वाटर से कम है। ऐसे ही डाइल्यूट H2SO4 है, तो डाइल्यूट H2SO4 का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि जो H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है आपका, उसका अमाउंट कम है, किससे, वाटर से, तभी वो डाइल्यूट H2SO4 लिखा गया। नेक्स्ट आपका है डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH का मीन ये है, इसमें जो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड इसे पढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो आपका होता है इसका अमाउंट कम है वाटर से। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय डाइल्यूट H2SO4 एंड कंसंट्रेट H2SO4, तो आप इसमें दे सकते हैं डाइल्यूट वाले केस में कि जो आपका डाइल्यूट H2SO4 है उसमें H2SO4 का अमाउंट कम है, इससे, वाटर से या फिर सॉल्वेंट से। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट सोल्यूशन कैसे इनको डिफाइन करेंगे, इनका मतलब क्या है। नेक्स्ट आपका है कंसंट्रेट सोल्यूशन। कंसंट्रेट सोल्यूशन में जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है सॉल्वेंट से। यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन विच हैव मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट देन दैट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज कंसंट्रेट सोल्यूशन। अब कंसंट्रेट सोल्यूशन को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं। देखिए यही जो हमने मेंशन किए हैं, अगर इनको कंसंट्रेट के साथ मेंशन कर दें तो गलत नहीं है। इसको लिखते हैं CONC, उसके बाद डॉट। कंसंट्रेट का शॉर्ट फॉर्म एब्रीवेशन या शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो CONC डॉट करके लिखा जाता है। डाइल्यूट के लिए DIL डॉट करके लिखा जाता है। देखिए ये जब आप केमिस्ट्री लैब में कभी इंटर करेंगे, उसमें आपको जो रिजेंट बॉटल्स होते हैं उन पे लिखा होता है DIL HCl DIL H2SO4। तो वो आपका जहाँ पे जिन बॉटल्स पे DIL लिखा होता है वो क्या होते हैं, डाइल्यूट होते हैं सोल्यूशन, या डाइल्यूट एसिड्स या बेस होते हैं, ठीक है। और जिन पे लिखा होता है CONC यानी कि वो सब आपके कैसे हैं, कंसंट्रेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लैब में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको इसका रिप्रेजेंटेशन भी मिल सकता है। तो लैब में कभी जाइए जरूर देखिए कि डाइल्यूट कौन सा है और कंसंट्रेट कौन सा है, तो वहाँ पर केवल इतना ही मेंशन किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कंसंट्रेट HCl, दूसरा है कंसंट्रेट H2SO4, और तीसरा आपका हो जाएगा कंसंट्रेट NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके कंसंट्रेट होगा। अब देखिए अगर यहाँ पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेट HCl, तो कंसंट्रेट HCl का मतलब क्या है, इट्स मीन द अमाउंट ऑफ HCl इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि इसमें कंसंट्रेट HCl का मतलब ये है कि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका अमाउंट हमने वाटर में ज़्यादा ऐड किया है, इसलिए वो कंसंट्रेट HCl है। नेक्स्ट आपका है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एकदम बिल्कुल स्पेशल टाइप ऑफ सोल्यूशन। इसमें होता क्या है, एक ऐसी स्टेज बनती है जब आप सॉल्यूशन बना रहे होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, कि उसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड होता है। कहने का मतलब जैसे आप शुगर ले लीजिए और वाटर ले लीजिए, उसको आप डिज़ोल्व करते रहिए, उसमें शुगर डिज़ोल्व हो जाए, जब उसके बाद फिर शुगर डालिए, फिर डिज़ोल्व करिए, फिर शुगर डालिए, डिज़ोल्व हो जाए, फिर डालिए शुगर, ऐसे ही बार बार उसमें शुगर आप ऐड करते जाइए, डिज़ोल्व करते जाइए। तो एक इसमें सिचुएशन ऐसी बनेगी एट रूम टेम्परेचर या एट पर्टिकुलर टेम्परेचर कि उसमें शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। जो आपका सोल्यूशन बना है वो बहुत ही टाइट हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा, बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा।
तो वो जो सिचुएशन होती है जिसपे अब और सॉल्यूट नहीं ऐड किया जा सकता है, ठीक है। शुगर सोल्यूशन में शुगर जो है सॉल्यूट है और आपका जो वाटर है वो सॉल्वेंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सॉल्यूट का डिजोल्यूशन या फिर घुलना उसमें बंद हो जाता है सोल्यूशन में, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं सैचुरेशन। और वो जो सोल्यूशन होता है उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं when no more solute can be dissolved in the solution at particular temperature, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो फिर क्या होगा, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस हो जाएगा। अब आप उसमें और भी सॉल्यूट पार्टिकल्स डाल सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि वाई नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन सोल्यूशन एट सैचुरेशन कंडीशन, तो आप उसमें रीजन दे सकते हैं बिकॉज there is no space between the solute and solvent particles in saturated solution. Therefore, we cannot more solute dissolve in the solution, यानी कि हम उसमें ज़्यादा सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसका एग्जाम्पल कोई नहीं है क्योंकि इसमें आप जो भी इनमें से कोई भी आप लेंगे सोल्यूशन, उसमें जैसे अमाउंट आप ऐड करते जाएंगे तो हर एक सोल्यूशन के केस में आपको एक कंडीशन ऐसी मिलेगी जहाँ पर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। तो यहाँ आपके एग्जांपल नहीं है, यहाँ आपको डेफिनेशन लर्न रखनी है। और मैंने जो आपका एक रीजनल टाइप का भी क्वेश्चन बताया है तीनों में, ठीक है, इसमें बताया था कि कंसनट्रेट का मतलब क्या है, यहाँ डाइल्यूट का मतलब क्या है, और यहाँ सैचुरेटेड सोल्यूशन में और ज़्यादा सॉल्यूट क्यों नहीं ऐड किया जा सकता है। क्यों नहीं ऐड किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, उनके बीच में स्पेस नहीं रहता। देयर इज़ नो स्पेस बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए और अभी आपको वर्कशीट मिलेगी, इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके वीडियो बेस्ड हैं, तो वीडियो को बहुत ही केयरफुली वॉच एंड लिसन करिए और इसको प्रैक्टिस भी करते रहिए। ये आपकी वर्कशीट है, इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं।